चलो जी, स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक क्वेरीज, डीएमएल। डीएमएल का मतलब डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि या तो मैं डेटाबेस में डाटा एंटर करूंगा या उसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करूंगा, कोई चीज सर्च करूंगा एनालिसिस करने के लिए, राइट। एंड आई मेक क्वेरीज फॉर इट। सही है, क्वेरीज बनाता हूँ। जैसे डीडीएल की क्वेरी बनाई थी डाटा डेफिनेशन की, वैसी ही तरह से बनाई थी। मैंने कहा मैं एक चीज पता करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल में से मुझे वो पता चल जाए कि वो कस्टमर्स जिनकी मंथली कॉस्ट जो है वो 500 से ज्यादा है, वो पता चल जाए। ये वो कस्टमर्स जिनकी कॉस्ट 500 से ज्यादा है वो पता चल जाए। तो मैंने बोला भाई 500 से ज्यादा है मंथली कॉस्ट, तो मंथली कॉस्ट जो है ना वो ये हुई भाई। 500 से ज्यादा कहाँ है भाई? एक तो ये तीनों, उनके क्या चीज पता चल जाए? वो कस्टमर्स पता चल जाए। मतलब कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई होंगे? कस्टमर आईडी से। सही है। तो जी। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन वो लिखना चाह रहा हूँ। मैंने बोला भाई आप एक काम करें, डिस्प्ले करें। ये बहुत बेसिक सी हैं क्योंकि हम जो है वो इन सब चीजों को ओ लेवल में डिस्कस करते हुए आते थे। सही है, इसी तरह की एसक्यूएल क्वेरी इस्तेमाल होती थी। हमने बोला कस्टमर नंबर या कस्टमर नंबर डिस्प्ले करना है ऑफ ऑल कस्टमर्स हैविंग मंथली कॉस्ट मोर देन, क्या बोला था, 500। तो मोर देन 500 जिनकी मंथली कॉस्ट है वो सब जो है वो क्या हो जाए, पता चल जाए। ठीक है जी। तो आपने बोला कि भाई ये वाला टेबल मेरे पास मौजूद है, मैं जरा क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब आपको जो है वो ये थोड़ी बोलेगा कि आप देख के बता दो कौन सी जो है वो डाटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। मतलब आपको क्वेरी देनी होगी, यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी। तो एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लिखी जाती है? हमेशा स्टार्ट विद एसक्यूएल की क्वेरी सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ हम लिखते हैं वो फील्ड या वो फील्ड्स जो डिस्प्ले करानी है। या तो एक फील्ड डिस्प्ले करानी होगी या तो बहुत सारी फील्ड डिस्प्ले करानी होगी। हमें यहाँ पे क्या चीज डिस्प्ले करानी? कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर एक फील्ड से रिप्रेजेंट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। वो कौन से फील्ड है? कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ फील्ड का नाम लिखूंगा सेलेक्ट कस्टमर आईडी। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम लिखा जाता है। उसके बाद फ्रॉम में लिखते हैं द डेटाबेस टेबल नेम। डेटाबेस का नाम, कौन से डेटाबेस में या डेटाबेस का टेबल कौन सा है। ऊपर डेटाबेस का टेबल लिखा हुआ क्या है बेटा? रेंटल। तो हमने बोला भाई रेंटल में से डिस्प्ले कराओ कस्टमर आईडी। ठीक है जी, रेंटल में से डिस्प्ले कराओ कस्टमर आईडी। अब लगेगी वेयर क्लॉज। वेयर में लिखा जाता है हमेशा द क्राइटेरिया। सही है, क्या लिखा जाता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कि भाई जिसकी बेसिस पे वो रिजल्ट उठ के आएगा, डेटाबेस में सर्च करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू आर हैविंग योर डेटाबेस, या डेटाबेस या फिर बोलेंगे आप एक्सेल शीट है, राइट। और कोई ऐप है, कोई ऐप में कोई चीज सर्च करते हैं, राइट द कीवर्ड्स, राइट। तो कीवर्ड की बेसिस पे कुछ चीज सर्च होके आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया पे कोई चीज सर्च होके आएगी। हमने बोला भाई क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया लिख देते हैं। भाई क्राइटेरिया क्या है? मंथली कॉस्ट मोर देन 500। मोर देन के लिए क्राइटेरिया लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा मैं? ग्रेटर देन का सिंबल 500। यहाँ पे कंडीशन डेवलप करूंगा और मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद मेरी एसक्यूएल की क्वेरी हो गई कंप्लीट। मैंने लिखा सेलेक्ट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर लो, मतलब जो चीज डिस्प्ले करानी होती है किसके साथ लिखता हूँ? सेलेक्ट के साथ। ठीक है जी। फ्रॉम के साथ क्या लिखता हूँ? वो टेबल जिसमें से डाटा उठाना है। और वेयर में क्या लिखता हूँ? वेयर में क्राइटेरिया कंडीशन लिखता हूँ जिसकी बेसिस पर वो डाटा उठेगा। तो सबसे पहले इसकी प्रीसिडेंस क्या होती है? प्रीसिडेंस का मतलब सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट को चलाएगा? सबसे पहले बेटा ये वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। फ्रॉम रेंटल टेबल में जाएगा, रेंटल टेबल में जाएगा और सेकंड नंबर पे ये काम करेगा। क्या करेगा? वेयर मंथली कॉस्ट इक्वल्स टू 500। मंथली कॉस्ट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 500। तो कौन से रिकॉर्ड्स हैं? एक पहला रिकॉर्ड ये रहा, दूसरा रिकॉर्ड ये रहा, तीसरा रिकॉर्ड ये रहा। तो तीनों रिकॉर्ड को क्या कर लेगा? उठा लेगा। ठीक है जी। तीनों रिकॉर्ड उठाने के बाद अब ये जाएगा थर्ड पे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। तो इनकी कस्टमर आईडी डिस्प्ले करा दो। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी 22 डिस्प्ले होगी, उसके बाद कस्टमर आईडी 13 डिस्प्ले होगी, उसके बाद कस्टमर आईडी 1 डिस्प्ले होगी। दिस वुड बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। समझ में आई ये बात? कौन सी क्वेरी कहलाती है ये डीएमएल क्वेरी कहलाती है। ये वाले इस्तेमाल होते हैं इसमें। इसी तरह की और भी चीजें होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बोला भाई वो कस्टमर्स यहाँ पर फाइंड आउट करें या फिर सेलेक्ट करें, उनके कस्टमर नंबर्स लिखें जो जो रेंटल टेबल में होंगे ऑब्वियसली, जो मंथली कॉस्ट जिसकी ग्रेटर देन 500 है, अलोंग विथ हाउस नंबर क्या हो उसका? 3F। तो आपको अगर डेटाबेस नहीं भी दिया हुआ, अगर ये भी नहीं पता आपको, तब भी आप जो है वो क्या कर सकते हो? आप क्वेरी बना सकते हो। ठीक है जी।
क्वेरी हमने बोला डिस्प्ले कर दो कस्टमर नंबर, आपने बोला फील्ड का नाम क्या है, कस्टमर आईडी, ये ले ली। फ्रॉम रेंटल, रेंटल ये नाम दिया हुआ था। मंथली कॉस्ट क्या हो, मंथली कॉस्ट ग्रेटर देन 500 हो। बोला अलोंग विद हाउस नंबर दिस, अलोंग विद हाउस नंबर दिस का मतलब अब क्वेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर क्या, एंड। मंथली कॉस्ट ग्रेटर देन 500 एंड के बाद मैंने दूसरी कंडीशन बोला हाउस नंबर क्या होना चाहिए, 3F। तो मैंने बोला हाउस नंबर कौन से उसमें है, कौन सी फील्ड में है, हाउस आईडी में। मैंने बोला भाई हाउस आईडी इक्वल्स टू 3F, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक होगा, या फिर जो है वो उसकी डाटा टाइप क्या बोलेंगे, वारचार होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है जी, तो इसको सिंगल कोट्स में लिखे जाएगा। तो थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मैं एक और चीज लगाता हूँ इसके साथ, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम रेंटल वेयर मंथली कॉस्ट ग्रेटर देन 500 और हाउस आईडी इक्वल्स टू 3F और डिपॉजिट पेड। जी, क्या कंडीशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि डिपॉजिट पेड या तो यस होना चाहिए या नो। और क्या बात है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, एक और चीज सुन लें अब जरा। Whenever we use boolean, जब हम boolean डेटा टाइप पे होते हैं, boolean डेटा टाइप क्या होती है, क्या होती है boolean डेटा टाइप? यस एंड नो। यस एंड नो, वेरी गुड। यस एंड नो नजर आ रही है जी जी। boolean डेटा टाइप जी है। तो जब भी boolean डेटा टाइप होती है तो हम अगर को उसका उसकी यस वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है तो हम सिर्फ उस फील्ड का नाम लिखते हैं, और अगर नो सेलेक्ट करनी होती है तो हम उस फील्ड के नाम के से पहले, जैसे मैंने लिखा डिपॉजिट पेड इक्वल टू यस, डिपॉजिट पेड इक्वल टू नो। ठीक है जी, अब इसकी जगह पर पता है क्या लिखा जाता है, इसकी जगह पे लिखा जाएगा डिपॉजिट पेड, और नो पे क्या लिखा जाएगा, हम बोलेंगे नॉट डिपॉजिट पेड। मैंने बोला डिपॉजिट पेड इक्वल्स टू यस होना चाहिए। ठीक है भाई, अब यस ये यहाँ पे कोट्स नहीं लगाऊंगा, क्यों? वो स्ट्रिंग में हम बात है। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में लगाते हैं, वेरी गुड भाई, स्ट्रिंग में लगाते हैं। या फिर हमने बोला कि भाई सिंगल कोट लगाएंगे यहाँ पर जब वार हो या कैरेक्ट या चार हो, जहां पर कोई भी ऐसा समझो, आप क्या बोल सकते हो, कोई चेन ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, या चेन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, बट दिस इज द वन लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ बुलियन, सही है, यस या नो। तो यहाँ पर दिस इज नॉट द टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं है, ये उसकी कंडीशन है, ये कंडीशन से बड़ा उसकी स्टेट है। तो स्टेट डिफाइन करने के लिए बुलियन को यहाँ पर सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। तो भाई डिपॉजिट पेड इक्वल टू यस की जगह पर क्या लिखा, डिपॉजिट पेड। अगर मैंने जी डिपॉजिट पेड इक्वल टू नो लिखना होता तो उसके उसके साथ में क्या लिखता, नॉट डिपॉजिट पेड। समझ में आई बात? और नॉट अपर केस में होता डिपॉजिट पेड। डिपॉजिट पेड क्या है, फील्ड जो बुलियन है। नॉट डिपॉजिट पेड का मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, नो होगी, वो यस नहीं होगी, उसकी कंडीशन नो होगी। ठीक है जी, अब मुझे बताओ जरा इस क्राइटेरिया पे आउटपुट क्या आएगा। और का मतलब ये कंडीशन ट्रू हो तब भी क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो तब भी क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो तब भी क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा। जी मतलब ये कि उस कस्टमर आईडी निकाल के ले आएगा, या तो ये इस कंडीशन, ये या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या तो ये कंडीशन ट्रू। तो अब चलो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आपने बोला यहाँ पर देखो भाई हुआ क्या, मंथली कॉस्ट ग्रेटर देन 500, मंथली कॉस्ट ग्रेटर देन 500, यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर आ रही, यहाँ पर आ रही, यहाँ पे आ रही, तीन आ रही है। जी ठीक है, तो कितनी, कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 1 2 3, तीन तो उठा लिए रिकॉर्ड उसने, सही है जी। जी ओके, फिर अब सेकंड उस पे आते हैं, हाउस आईडी इक्वल्स टू 3F। 3F है हाउस आईडी, ये रिकॉर्ड पहले से उठाया हुआ है, जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और कंडीशन डिपॉजिट पेड, डिपॉजिट पेड 1 2 3, ये वाले रिकॉर्ड पहले से उठाया हुआ है, ये वाला रिकॉर्ड भी पहले से उठाया हुआ है, अब ये वाला रिकॉर्ड भी उठा लेगा, तो ये फोर्थ रिकॉर्ड भी उठा लेगा। तो इसका मतलब चारों की चारों रिकॉर्ड उठा लिए उसमें से उसने। अब आउटपुट क्या करना है, आउटपुट करना है कस्टमर आईडी, क्योंकि वो सेलेक्ट के साथ लिखा हुआ हमने, तो कस्टमर आईडी चारों की आउटपुट कर देगा, 22 13 1 और 3। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वो कंडीशन जो है ना वो चार, ये और लगाया ना, और की वजह से ये तीनों कंडीशन जहां ट्रू होंगी सारे रिकॉर्ड उठाएगा एक एक करके। अब मैं इस क्वेरी को चेंज करता हूँ। ठीक है, आपने समझ में आ गया और कैसे इस्तेमाल हो रहा है? जी अब जानना क्या चाह रहा हूँ मैं, जो हूँ वो इसमें एक काम करना चाह रहा हूँ। क्या काम करना चाह रहा हूँ मैं, बोला भाई कस्टमर आईडी ये जो बेढंगे तरीके से आ रही थी, ये अब एक सीक्वेंस में आए।
कौन से असेंडिंग ऑर्डर में आए, कौन से ऑर्डर में आए, असेंडिंग ऑर्डर में आए। ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर बाय। क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय कहाँ लगता है, ऑर्डर बाय लगता है वेयर क्लॉज के बाद। तो आपने क्या किया, ये वेयर क्लॉज लगा दी, ये क्राइटेरिया तो नहीं चेंज कर रहे आप, क्राइटेरिया चेंज नहीं कर रहे, बस उसको हमने कहा ऑर्डर बाय। कौन सी फील्ड से हम उसको सीक्वेंस में ऑर्डर में लाना चाह रहे हैं, वन नहीं कौन सी फील्ड का डाटा को हम उसमें लाना चाह रहे हैं, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। तो वो लिख दिया ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी और ये बंद। तो ये क्वेरी में मजीद कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, जहां बस सिर्फ ये गरीबों की तरह हमने इतनी छोटी सी क्वेरी लिखी थी, अब वो मजीद हमने जो है वो और चीजें लिख दी हैं इसके अंदर, ऑर्डर बाय भी लिख दिया भाई। मगर ऑर्डर बाय में समझ नहीं आ रहा कि हम असेंडिंग कहना चाह रहे हैं डिसेंडिंग। वेरी गुड। अब देखें, जब अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा ऑर्डर बाय में, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, सही है। ओके। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम चाह के करवाते हैं, मतलब चाह से मुराद कोई स्पेसिफिक जगह होती है जहां डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाएंगे ना, वरना तो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कराते हैं डाटा को। बात समझ रही हो नहीं समझ रही। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और या तो ये क्वेरी रन होगी तब भी यही काम करेगा, या फिर एक छोटी सी चीज चेंज करता हूं, देखो दोनों बराबर है, या तो कुछ लिखा हुआ हो नहीं होगा तब भी असेंडिंग, वरना ASC लिख देंगे, इसका मतलब ही असेंडिंग। समझ गई। जी। ठीक है जी। अब यह ASC लिखूं या ना लिखूं इट डजेंट मैटर। तो अब क्या होगा, अब डाटा जो डिस्प्ले हो रहा था 22, 13, 1 और 3, क्या होगा, पहले होगा 1, 3, 13, 22। समझ में आई बात। जी। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अच्छा जी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है DESC का, लाजमी तौर पे इस्तेमाल होगा। कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है, DESC का। तो करेगा क्या कि भाई जो भी कस्टमर आईडी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास हो गए सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, कंडीशन समझा दी कि बहुत सारी कंडीशन और लगा के एंड लगा के भी हो सकती हैं। बूलियन की रिप्रेजेंटेशन समझा दी, बूलियन कैसे लगता है, सम और काउंट रह गया, सम और काउंट पे आ जाते हैं। इसी डेटाबेस में देख लेते हैं कौन सा था वो, रेंटल वाला था ना। कितने हाउसेस ऐसे हैं जिनमें 4 से ज्यादा बेडरूम्स है, कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा ये काउंट से, काउंट करने से पता चलेगा। काउंट करूंगा ना डाटा में से, तो भाई डाटा को काउंट करते हैं, डाटा काउंट करने से पता चलेगा भाई कितने बेडरूम्स है, क्योंकि बेडरूम कैसे होंगे भाई, 4, 5, 6, 3, 2, सही है, ऐसे ही होगा ना डाटा। उसकी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, तो मैंने बोला इसकी क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने बोला भाई सेलेक्ट, सेलेक्ट सम और काउंट दोनों लिखे जाते हैं किसके साथ, सेलेक्ट के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है जी। सम और काउंट किसके साथ लिखे जाते हैं, सेलेक्ट के साथ। सेलेक्ट काउंट, काउंट ऑफ व्हाट। जब काउंट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो मैं काउंट में ये इस्तेमाल कर सकता हूं जो यूनिक वैल्यू है, कौन सी है, हाउस आईडी। काउंट कर लें हाउस आईडीज को, काउंट हाउस आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, हाउस। वेयर क्लॉज क्या आती है भाई, हमने कहा वेयर बेडरूम्स मोर देन 4 का मतलब क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 4 लिखूंगा। क्या मेरी क्वेरी पूरी हो गई, जी। हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई। चले जी। ये क्वेरी मैंने बोला भाई ये मेरी क्वेरी, ये सही लिखी है गलत लिखी है, इसमें वेयर आना चाहिए भी, में वेयर आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंडीशन ही ना हो वेयर की, फिर हम सम क्यों लगा रहे हैं, फिर हम सम क्यों लगा रहे हैं हम फिर? सम क्यों लगा रहे हैं। वेरी गुड भाई। देखो ये क्वेरी मेरे पास कंप्लीट हो सकती है, ऑल्दो इट्स नॉट मेकिंग सेंस राइट नाउ, लेकिन इट्स कंप्लीटेड। बोल रहा है सेलेक्ट करें सम ऑफ बाथरूम्स। भाई ये इस टेबल में जाएगा, कौन से हाउस के टेबल में बाथरूम्स हैं। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इस टेबल में हर प्रॉपर्टी के या हर हाउस के ना कुछ बाथरूम्स होंगे। इसमें 3 हो रहा है, इसमें 5 हो रहे हैं, इसमें 9 होंगे, हो सकता है 7 हो सकता है 2 हो सकता है 0 हो, यस और नो। जी। तो ये हर प्रॉपर्टी के या हर हाउस, हाउस आईडी के हिसाब से, हर हाउस नंबर के हिसाब से जो है ना उसके बाथरूम्स और बेडरूम्स लिखे हुए होंगे। तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है सम ऑफ बाथरूम्स फ्रॉम हाउस।
मतलब पूरी फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे सबको टोटल कर देगा और डिस्प्ले करा देगा। मतलब पूरे के पूरे आपके टेबल में जितने नंबर ऑफ बाथरूम सारी प्रॉपर्टीज में मिला के होंगे, मतलब सारे हाउस में मिला के होंगे, वो सब आपको बता दे। ठीक है, वो सारे के सारे, क्योंकि वेयर में क्राइटेरिया सर्च करते हैं, क्राइटेरिया तो लिखा ही नहीं हमने, तो मतलब सारे रिकॉर्ड उठा लेगा। समझी? जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी अपार्टमेंट्स है ना मेरे पास, सही, अब इसको पढ़ोगे आप डेटाबेस को तो आपको समझ में आएगा भाई ये तो प्रॉपर्टी टाइप है, ब्रोशर नंबर है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, बाथरूम्स, गार्डन है, गैरेज है, प्राइस इन डॉलर है। तो भाई जितने भी डेटा टाइप्स जितने भी मेरे पास फील्ड्स मौजूद हैं उन सबको मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई टोटल प्राइस मुझे पता चल जाए, मुझे पता चल जाए भाई मेरे स्टॉक में ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से, सही है। वो बोलता है कि प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर सेल, सही है जी, सेलिंग, सेलिंग के लिए आई है मेरे पास, सेल पर है, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास मुझे टोटल कोई अमाउंट पता चल जाए, टोटल प्राइस पता चल जाए, किसमें, इन डॉलर्स प्राइस में पता चल जाए कि भाई टोटल अपार्टमेंट कितने प्राइस की मेरे पास मौजूद है। कैसे पता चलेगा? आपने बोला भाई अपार्टमेंट में, आपने बोला पहले 100,000, फिर अपार्टमेंट में 95, फिर अपार्टमेंट है 150, इन तीनों को प्लस कर दूं, आंसर आ जाएगा। जी। सही है। क्वेरी के थ्रू कैसे करेंगे, लिखो। पहले सिलेक्ट ठीक है, सम प्रॉपर्टी टाइप, सम प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप में क्या सम करूंगा, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, सम तो इसको कर सकता हूँ ना। तो ये तो मैं प्राइस। इसको तो मैं सम कर नहीं सकता ना, बैंगलोर को अपार्टमेंट में सम कैसे करूंगा। जी। ठीक है भाई, प्राइस इन डॉलर लिखा, ठीक है, सम, सम ऑफ प्राइस इन डॉलर, क्या लिखूं, फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, वेयर, वेयर लिखूं या नहीं जी। लिखूं वेयर में। प्रॉपर्टी टाइप इज इक्वल टू अपार्टमेंट। वेरी गुड, ठीक है भाई, हो गया, कंप्लीट हो गई जी। जी। कोट्स कौन लगाएगा? ओके। क्यों क्यों कोट्स लगाए? क्योंकि डेटा टाइप क्या होगी यहाँ पर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो डेटाबेस में स्ट्रिंग नहीं होती ना, यहाँ पर या तो वारचार होगी या तो कैरेक्टर होगी, वारचार ही होगी ना यहाँ पे तो। सही है, जी। एसक्यूएल में वारचार होगी, तो वो चेन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, इसलिए। समझ में आ गई बात? आगे जी। चल लूं। जी। एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है आपने, क्वेरी लिखनी है जो डिस्प्ले करेगा नोट्स। नोट्स क्या है ये रे, नोट्स फॉर द प्लेन हैविंग नो पैसेंजर्स, मतलब जो नोट्स होंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। लेफ्ट नोट्स। ठीक है, जी। सेलेक्ट नोट्स, फ्रॉम आगे, फ्रॉम, फ्लाइट where passengers equal to comma n। क्या है, बुलियन है या नहीं है? बूलियन है। बुलियन है, फिर क्या करें, नॉट लगाते थे जी भी। नो पैसेंजर्स है ना, मतलब जहां जहां पैसेंजर की वैल्यू नो एन होगी, ठीक है भाई, नॉट लगाएंगे, वेयर नॉट पैसेंजर्स, ठीक है। अच्छा, अब इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, क्या चीज डिस्प्ले कराएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ऑर्डर बाय था वो। ऑर्डर बाय था, ऑर्डर बाय असेंडिंग, फील्ड का नाम तो लिखें बाजी पहले, नोट्स, ऑर्डर बाय नोट्स, इन ठीक है जी। असेंडिंग। जी। और फिर असेंडिंग, असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ASC लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहे नहीं भी लिख सकते, कोट्स बंद कर दिया, ओ वो बंद कर दिया हमने। अच्छा, इसमें एक गलती है, जल्दी से बताओ क्या है। यहाँ पर गलती है कि नोट्स की जो फील्ड है उसका नाम गलत लिखा है मैंने, NOT कैपिटल E और S, ये जीरो, ओ सॉरी, O जो है वो लिख दिया मैंने, देखो जरा, अपर केस में लोअर केस में है? लोअर केसेस। लोअर केस में है, ये गलती है, ये गलती कहलाएगी, और ये गलती पे मैं तो काट लूंगा नंबर, मैं एग्जामिनर हुआ तो। आपने की है गलती। तो मैंने की है, मैंने जान के की है ना बाजी, मैं लिख रहा था देखो जीरो, मैंने कहा चेंज करूं मैं, आप आप बताएंगी, आपने बताया नहीं, एंड में मैंने पूछा भी, आपने फिर भी नहीं बताया। शॉप मैनेजर और कार्ड, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी, और इसके इससे रिलेटेड सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अब हमने करना क्या है, हमें वो बोलता है सेलेक्ट डैश फ्रॉम दिस और शॉप आईडी कंप्लीट कर दो बस, बोलता है DML स्टेटमेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर सेल इन ईच शॉप। हमने बोला देखो कार में क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कार का मेक मॉडल और कितना माइल चली हुई है, और शॉप आईडी होगी, मतलब किस शॉप में वो कार मौजूद है, ऐसे ही है ना। जी। तो अगर मिसाल के तौर पे शॉप आईडी है नंबर 1, तो उसके 3 कार्स अगर हुई, 3 कार्स हुई जिसका एक का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है लेट से दिस,
दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा, कुछ शॉप आईडी ये रही, सही जी, ऐसी ही आ रही है शॉप आईडी। जी तो 12B स्ट्रीट की क्या 10 गाड़ियां नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती हैं। इसी तरह से 13B स्ट्रीट की 3 गाड़ियां नहीं हो सकती? हो सकती हैं। वो ये बोल रहा है रिटर्न करो नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर सेल इन ईच शॉप, हर शॉप में नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है, सही है। ओके तो आपने बोला काउंट कर लीजिए, किसको काउंट कर लीजिए भाई? उन्होंने बोला भाई काउंट कर लीजिए। मैंने बोला काउंट के लिए हमेशा आप क्या इस्तेमाल करेंगी, मैंने आपको बताया था क्या, की फील्ड पहली, सही है। काउंट के लिए हमेशा हमेशा इस्तेमाल कर लेंगे उसकी पहली फील्ड, सही है जी, जो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कार में, यस और नो? जी रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर लिया। तो उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है जी। फ्रॉम कार, कार है, कार्स है, कार है। कार आपने बोला शॉप आईडी लिखा हुआ, आपने बोला शॉप आईडी लिखा हुआ ना, यहाँ वेयर वेयर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, सही है। तो या तो ग्रुप बाय आएगा या ऑर्डर बाय आएगा। ऑर्डर बाय शॉप आईडी तो डिस्प्ले करेगा, कुछ करना ही कुछ नहीं है हमने। ग्रुप बाय शॉप आईडी, अच्छा जी। अब एक पता है क्या करेगा, ये करेगा ये कि भाई मिसाल के तौर पे 12B स्ट्रीट की टोटल एंट्रीज, टोटल रिकॉर्ड आए, जिस 10 में से हर किसी के जो आखिरी एट्रीब्यूट था वो था शॉप आईडी का, ऐसी है ना। तो वहां 12B स्ट्रीट लिखा हुआ था, 12B स्ट्रीट, 12B स्ट्रीट, 12B स्ट्रीट, 12 सबको काउंट कर ले, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर्स की बेसिस पर सबको क्या करेगा, काउंट कर लेगा। काउंट से मेरा 10, फिर 13B स्ट्रीट के 8, फिर 14B स्ट्रीट के 3। तो ऐसे कर करके वो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर सेल इन ईच शॉप, हर कार में, हर शॉप में कितने वो हैं तो उसको पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे, काउंट करके। तो रजिस्ट्रेशन को काउंट करेगा भाई, जो जिन जिन के ग्रुप बाय शॉप आईडी, ग्रुप बाय शॉप आईडी का मतलब जिन जिन की शॉप आईडी जो है ना वो सेम है, उनको एक ग्रुप बना लेगा और उनको काउंट कर लेगा सारे रिकॉर्ड्स को। ओके ठीक है, लेट से डाटा बना के दिखाऊं या समझ में आ रही बात? जी समझ आ गई है। तो ये इस टेबल में, जैसे हम इसकी टेबल, इस टेबल की बात करते हैं, इस टेबल में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मेक होगा, मॉडल होगा, नंबर ऑफ माइल्स होगा, शॉप आईडी होगी। तो शॉप आईडी, जिन जिन की शॉप आईडी सेम होगी उनको एक ग्रुप बना लेगा। ग्रुप बाय क्या करता है, उनको एक ग्रुप बना लेगा जिनकी शॉप आईडी सेम होगी, क्योंकि ग्रुप बाय शॉप आईडी लिखा है आपने। तो शॉप आईडी जिन जिन की सेम है सबको एक ग्रुप बना लेगा। तो लेट से वो 12 रिकॉर्ड निकले, तो उन 12 रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन नंबर को काउंट करेगा एक एक करके, जितने भी रिकॉर्ड निकले उसको काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे 12। तो 12 हो गए, वो किसके हो गए, शॉप आईडी क्या है, लेट से 12B स्ट्रीट थी या कुछ भी थी, तो उसके 12 हो गए। फिर नेक्स्ट वाली के कितने होंगे भाई, नेक्स्ट वाली के अगर 3 रिकॉर्ड हुए दूसरी शॉप आईडी के जो सेम हो तो उसका 3 लिखा आएगा, क्योंकि 3 रिकॉर्ड होंगे, 1 2 3 तीनों रिकॉर्ड को काउंट करेगा। तो हमने क्या किया, काउंट के साथ इस्तेमाल किया ग्रुप बाय को, ग्रुप बाय शॉप आईडी। ठीक है, अब वो ओके शॉप आईडी के बेसिस पे सबको ग्रुपिंग करेगा और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करके डिस्प्ले करा देगा। तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर। बोलता है कंप्लीट द डीएमएल स्टेटमेंट टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज विद द परचेज आईडी ऑफ 3011 ये। अच्छा जी, रिटर्न करना टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड। इसके लिए डेटाबेस समझना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड विद द परचेज आईडी, परचेज आईडी दी है, क्या दी हुई है, परचेज आईडी दी हुई है, परचेज आईडी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। आइटम परचेज कैसे पता चलेगा, क्वांटिटी से, ऐसे ही ना। जी यहाँ पर कोई और फील्ड है जिससे पता चल जाए, क्वांटिटी इन स्टॉक से परचेज तो नहीं पता चलेगा। नहीं ठीक है, परचेज के टेबल में जाना पड़ेगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, परचेज के टेबल में गए, परचेज आइटम में आएंगे, ज्यादा रेलेवेंट वो है। तो क्वांटिटी वही बोल रहा है, परचेज आईडी और प्लांट नेम है, प्लांट को परचेज किया जा रहा है मेरे ख्याल से, उसके प्लांट टू सेल कस्टमर कीप द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स, हाँ सही है, प्लांट सेल का वो है। वो बोलता है सेलेक्ट सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस वेयर क्लॉज दे रहा है। अच्छा भाई, सम ऑफ व्हाट करेंगे, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज कैसे पता चलेगा, कौन सी फील्ड से, क्वांटिटी सम क्वांटिटी, वेरी गुड। हमने बोला भाई सम ऑफ क्वांटिटी दे दी आपने, वे फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा टेबल, परचेज परचेज आइटम आइटम, परचेज आइटम दे दिया, फ्रॉम परचेज आइटम। ठीक है जी, वेयर, वेयर क्लॉज आपने लगानी है। वेयर आपने बोला भाई क्या हो, परचेज आईडी इक्वल टू 3011A। वेरी गुड,
परचेज आईडी का ये लोअर केस में आ रहा है, ऐसा ही है ना? ये इन चीजों का भी ख्याल रखना। देखो परचेज आईडी क्या आ रही है, आ रही है ना? जी। तो लोअर केस में आ रहा है, पी के अलावा सब कुछ इक्वल्स टू आपने बोला 3011 ए ए। और यहाँ कोड्स डालूं कि नहीं डालूं? छोड़ दूं? लगाने चाहिए। लगाने चाहिए, लगाने चाहिए भाई। इखलाकन एक अच्छी बात है, ऐसे ही है ना? इखलाकी तौर पे लगा देते हैं। किस वजह से लगा रहा हूँ? डेटा टाइप कौन वॉशरूम। सी होगी? वार्डचार होगी, वेरी गुड, वार्डचार होगी। इंसर्ट इनटू अभी डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो, जैसे आपने ना एक डीडीएल क्वेरी बनाई, कौन सी थी, ये रही, ठीक है जी। डीडीएल क्वेरी बना दी, डेटाबेस जी। क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, आईडी, नेम, सेक्स, फीस और ये सारी चीजें जो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दी। किस नाम से डेटाबेस टेबल बनाया था? एएससीएस के नाम से, और क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स के नाम से बना दिया था, ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर डाटा स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो होता क्या है, एक छोटी सी साइंस समझना। मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो वो वहां पे ना साइन अप करने के लिए ना डाटा को स्टोर करवाता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म तुम फिल कर रही हो, राइट? तो फॉर्म फिल कर रही हैं आप, तो उसमें नेम होगा तो नेम एंटर करेंगे, जो भी टेक्स्ट था वो आपने एंटर कर दिया। उसके बाद सीएनआईसी नंबर अपने, या फिर जो भी अपना कामा नंबर होता है, जो भी होता है वो आपने एंटर कर दिया। उसके बाद जो फर्दर चीजें हैं, सारी डिटेल सारी की सारी आपने क्या कर दी, एंटर कर दी। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, ऐसा ही है ना? जी। तो डेटाबेस में स्टोर कैसे हो रही है? डेटाबेस में स्टोर हो कैसे रही है? अभी तो हम सर्चिंग करा रहे थे अभी तक, तो सही है। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, क्या हो रहा था, सर्च हो रहा था ना, डाटा डिस्प्ले हो रहा था। हम स्टोर तो नहीं करा रहे थे ना। अब स्टोर कराने के लिए क्या होता है, क्या स्टोर भी होता है डेटाबेस में? हाँ भाई, स्टोर भी होता है। स्टोर होता है इंसर्ट इनटू करके, इंसर्ट इनटू से, सही है जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इंसर्ट इनटू में? ये डेटाबेस टेबल है मेरे पास, किस नाम से टेबल है बेटा? टीचर के नाम से, राइट? अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ना डाटा स्टोर करना है। मैं एक नया टीचर एनरोल कर रहा हूँ, राइट? मैं एक नया टीचर इनरोल कर रहा हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर डाटा जाना चाहिए टीचर का। तो मैंने बोला भाई इंसर्ट इनटू टीचर, और टीचर के बाद मैं लगा दूं ब्रैकेट। अब दो तरीके हैं इंसर्ट इनटू इस्तेमाल करने के लिए। हमने बोला भाई इंसर्ट इनटू टीचर्स, या टीचर के टेबल में इंसर्ट कर दो। अब या तो मैं स्कीमा ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, या फिर मैं स्कीमा ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखूंगा। जी। स्कीमा क्या होता है भाई? स्कीमा से मुराद इसकी फील्ड के सीक्वेंस, ये रहा स्कीमा, नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? मतलब मैंने बोला इंसर्ट इनटू टीचर, और लिखा टीआईडी है पहले, टीआईडी के बाद क्या है, ईआईडी है, ईआईडी के बाद क्या है, नेम है, एट्रीब्यूट के नाम लिख दिए भाई, ऐसा ही है। जी। फिर लिखा जेआईडी, कॉमा, फिर लिखा एड्रेस का एडीडी, फिर लिखा आपने सैलरी। ये स्कीमा हो गया, ठीक है जी, ये लिख दिया। इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टीचर, पूरा स्कीमा लिख दिया, और वैल्यूज। वैल्यूज के बाद मैं लिखूंगा भाई, देखो ब्रैकेट में उसी सीक्वेंस में डाटा लिखूंगा जिस सीक्वेंस में मैंने उसके अंदर मतलब स्कीमा लिखा है, जिस सीक्वेंस में मैंने स्कीमा लिखा है। टीआईडी, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टीआईडी की वैल्यू जो मैंने नई एंटर करानी है। तो नई टीआईडी की वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला अच्छा लेट से हमारे पास टीआईडी क्या है, इंटीजर है, तो आई डोंट नीड लाइक सिंगल कोट्स, राइट? तो मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल इसकी वैल्यू लिख दूंगा 33, कॉमा, ईआईडी, ईआईडी मैंने बोला भाई E29, एम्प्लॉय आईडी क्या है 29, और नेम क्या है नेम क्या है भाई, नेम मैंने बोला भाई नेम है आयशा, ठीक है जी। और कॉमा, अब नेम के बाद जेआईडी, जेआईडी का मतलब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस उसे वही फॉलो करूंगा। जॉब आईडी, जॉब आईडी का मैंने बोला भाई J49, ठीक है जी, कॉमा, एड्रेस क्या है, मैंने बोला कि भाई एड्रेस इनका है, ये रहा, सही लिख रहा हूँ? जी। कोई मसला तो नहीं है भाई? J49 में हमने बोला भाई सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, ये डाटा टाइप वार्डचार है, कैसे वार्डचार डाटा टाइप है, सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे, समझी नहीं समझी? और उसके बाद हमने बोला आखिरी क्या है, आखिरी एट्रीब्यूट है सैलरी का। तो सैलरी हमने बोला कि भाई क्या होगी, या तो करेंसी डाटा टाइप होगी, या तो रियल डाटा टाइप होगी। तो हमने बोला दोनों में कोट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने बोला भाई सैलरी इनकी कर देते हैं हम 5696 400.38,
और ब्रैकेट बंद और ये क्लोज। ये क्वेरी बन गई है जिससे मैं डाटा को एंटर करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ डेटाबेस टेबल में। ठीक है भाई, ओके इंसर्ट इनटू टीचर और फिर स्कीमा लिखा जाता है और फिर उसके बाद वैल्यूज लिखी जाती है। लेट्स से मैं इस स्कीमा को चेंज करता हूँ, टीआईडी की जगह ईआईडी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख दूंगा, ये यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये डाटा मेरे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, तो सीक्वेंस इसकी भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। समझ में आई? इसको भी यहाँ करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब डेटाबेस का टेबल बना रहे होते हैं तो वी राइट कॉन्स्टेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, या जैसे डाटा टाइप लगी होगी ना, दोनों की डाटा टाइप अलग अलग है ना, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं ई आई डी यहाँ लिखा और इसकी जगह 33 जा रहा है, तो 33 वो एज ए इंटीजर बिहेव करेगा, जबकि ई आई डी क्या क्या है, E29 क्या है, वार्ड 4 होने चाहिए। तो डाटा टाइप का डिफरेंस आ गया, वो डिटेक्ट कर लेगा, वो रोक देगा वहीं पर। ठीक है जी। ओके अच्छा, या तो इस तरीके से लिखी जा सकती है, या फिर दूसरा तरीका आप ये करें कि भाई इसको आपने बोला इंसर्ट इनटू टीचर और स्कीमा नहीं लिखा, आपने लिख दी वैल्यूज। जब आपने वैल्यूज लिखी तो आप पे लाजिम हो जाएगा कि आपने जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल स्कीमा है उसी सीक्वेंस में वैल्यू को डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे चॉइस है कि अब आपने जो है वो सैलरी पहले लिखनी है, तो सैलरी पहले लिख दी, तो सैलरी यहाँ पे भी पहले लिख दूं। समझ में आई? ओके मतलब सैलरी का एट्रीब्यूट पहले लिख दिया टीचर्स में पहले, तो पहले सैलरी जो ये जो वैल्यू है ना वो भी सैलरी की पहली लिख दी, तो चल जाएगी, क्वेरी सही होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट इनटू टीचर लिख दूं खाली और टीचर का स्कीमा नहीं लिखूं, मतलब टीचर के एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं करूं उसी सीक्वेंस में, तो मुझे ओरिजिनली जैसे स्कीमा है, ओरिजिनली जैसा टेबल बनाया था या डीडीएल इस्तेमाल होते हुए बना हुआ होगा, वैसे ही वैल्यूज को लिखना पड़ेगा उसी सीक्वेंस में। अगर मैंने कुछ सीक्वेंस आउट की तो फिर क्या होगा, वो एरर होगा। सही है जी, समझ में आ गई बाल?